संजीव जी। चरण स्पर्श गुरु जी मैंने आपकी एक नवमांश की एक वीडियो देखी थी जिसमें जैसे यदि कोई लग्न कुंडली है और उसका जो लग्न है जो उदय हो रहा है तो उसमें जैसे अगर दूसरा है तीसरा है चौथा है तो जरा एक बार यदि उसके बारे में थोड़ा सा ये पता चल जाए कि यदि चौथा है तो बहुत उसे क्या। आसान है संजीव जी, अगर आपने वो जी वीडियो देख ही लिया है तो वहीं देख जी लो जी। दोबारा से। बहुत नहीं मैंने इजी है। है जी ना, जैसे इसका जिक्र चौथे मैंने आपकी पांचवें। बार भी किया था। पर क्या है कि मैं हर बार किसी टेक्निक पर कभी विशेष जी बल जी देता हूँ, किसी पर कभी कम टाइम लगाता हूँ। तो जी, हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया इजाफा होता ही रहता है। खैर वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सिंपल था कि अगर नमांश में जो लगन है आपका जो बन रहा है, वो आपके कुंडली के लगन में कौन से भाव से वो चीज उदयमान होके आ रही है, तो वो कौन सा लगन राइज हो रहा है। बड़ा सिंपल था कि उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन में काफी घटनाक्रम होते हैं। उसका कहने का मतलब ये विशेष था। काफी हद तक उसका नेचर भी उसकी तरफ बहुत इंक्लाइंड रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति का D1 चार्ट में जो पंचम भाव है, पंचम भाव में जो राशि फॉल कर रही है, उसी से नवमांश का लगन बन जाता है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति मेष लगन का है, तो पंचम भाव क्या हुआ, सिंह लगन का। अब अगर उसकी नवमांश कुंडली बनाए और सिंह लगन का नवमांश बन जाए, मतलब नवमांश में सिंह लगन आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति का पंचम भाव राइज हो रहा है। तो इससे क्या चीज पता चली? एक तो ये चीज पता चली कि उस व्यक्ति का मन और मस्तिष्क पंचम से आने वाले गुणों से प्रभावित है। वो लाइफ में क्या चाहता है? एक तो उसकी डिजायर है कि वो क्या चाहता है, वो लाइफ में चाहता है प्रेम, लव चाहता है। जो जो चीजें पंचम से आ रही हैं, उसका इंक्लिनेशंस उसकी तरफ रहेगा ही रहेगा। ये ऑटोमेटिक बात है। जैसे कि किसी व्यक्ति का 8th हाउस अगर राइज होगा, तो उसका रुझान अकल्ट साइंस की तरफ, माइनिंग्स की तरफ, सस्पेंस की तरफ और एस्ट्रोलॉजी की तरफ, इन सब चीज जो भी अष्टम भाव से चीजें आ रही हैं, उसका इंक्लिनेशन उसकी तरफ मिल जाएगा। पर जब अष्टम भाव राइज हो रहा है तो एक समस्या और बढ़ गई, क्योंकि अष्टम है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत आ सकते हैं। पर पंचम शुभ है, वो जीवन के अंदर जो है शुभता बढ़ा देगा। तो उसको जीवन में ना स्मूथनेस बहुत मिलेगी। जैसे मेष लगन का विद्यार्थी है और नवांश भी उसका मेष से ही शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं लगन का वर्गोत्तम हो जाना। तो अब क्या उदयमान हो रहा है, अगर देखें तो क्या राइज हो रहा है? मेष, यानी लगन ही राइज हो रहा है। नवमांशा में लगन ही राइज हो रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ जाएगा? सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ। हमेशा ध्यान रखिए, जिसका भी लगन स्ट्रांग हो जाता है, वो व्यक्ति सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अपने शरीर पर, अपने आप को नीचे से ऊपर उठाने में वो बहुत ज्यादा आ, अपनी ऊर्जा को लगाता है। इसलिए वो नेम और फेम प्राप्त करना चाहे तो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मैंने नियम बना लिया, मेरे घर पर कोई आदमी आएगा ना, तो मैं तो एकदम बिल्कुल दूल्हा सा बन करके ही उसके सामने जाऊं, चाहे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे हमारा स्कूल फ्रेंड ही क्यों ना हो। पर मैं जब भी उसके सामने जाऊंगा, बाकायदा सेंट सूंट लगा करके, उससे पहले मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं। तो 1 डेढ़ साल के बाद जो भी लोग उससे मिलने वाले होंगे, वो क्या अंदाजा लगाएंगे, यार ये तो हमेशा ही ऐसा रहता है। तो एक पर्सनैलिटी के बारे में उनके दिमाग में, उनके जहन में बैठ जाए। कारण क्या है कि लगन ही राइज हो रहा है।
वो लोग इतने इमेज कॉन्शियस होते हैं कि वह पूछो मत। अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इमेज के लिए, हर चीज दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लगन का वर्गोत्तम होना हो गया। तो ये वो टेक्निक थी जो है बहुत इजी टेक्निक है। पर इससे कुछ चीजें पता चलती, कुछ चीजें पता चलती है। यानी कि ये टेक्निक कई बार बहुत सटीकता से काम करती है, कई बार नहीं भी इतने अच्छे से काम करती है। मतलब ये नहीं कहता मैं 100% एक्यूरेट है, पर हाँ, हमें इंडिकेशन देती है। जैसे एक व्यक्ति मेष लगन का है और उसका नमांश कन्या लगन से आ जाए, तो कौन सा भाव राइज हो रहा है? छठा भाव राइज हो रहा है। छठे भाव से परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अब उसके जीवन में छठे से रिलेटेड रिजल्ट उसको बार बार मिलेंगे। ये समस्या हो गई उनके लिए। और उसका इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगा? इंक्लिनेशन होगा बाल की खाल निकालने पर। छठे भाव से हम विश्लेषण देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, टू मच एनालिसिस। नमांश जो है लगन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, इसको हम अलग करके सोच ही नहीं सकते। चलो, आज एक और बेहतरीन टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है राशि तुल्य नमाज। उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर बात करेंगे। ये टेक्निक आपको ग्रह की ताकत के बारे में तो बताएगी बताएगी, इसकी सबसे ज्यादा शानदार और खूबसूरती मुझे इस बात में लगी कि दशाओं के प्रेडिक्शंस करने में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा सटीक टेक्निक है। बहुत सटीक है। अगर आप इस टेक्निक की मास्टरी कर लो, तो मुझे लगता है कि आगे के रास्ते आपके खुल जाएंगे। अब राशि तुल्य नमाज, जो आपका D1 चार्ट है, जिसे लगन कुंडली कहा जाता है, उसे राशि चार्ट भी कहा जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो आपकी लगन कुंडली है, उसे ही राशि चार्ट कहा जाता है। राशि तुल्य नमांश। अब नमांश तो आप जानते ही हैं। अब ये टेक्निक क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं? हम किसी की आप में से किसी का लगन और नमांश, किसी का बढ़िया है और जिसका इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, मेरा यहाँ शायद गड़बड़ चल रहा है ना, या आप लोगों की शक्लें इधर उधर हो रही हैं, तो वो मुझे बता सकता है। हम उसके कुंडली पर ये लगा करके देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा, बड़ा आसान तरीके से इसको गुरु जी। बताऊंगा और बहुत इजी है ये। हाँ बताइए जगदीश जी, कुछ कह रहे हैं जगदीश जी? हाँ, कन्या लग्न है D1 में। नहीं, आपने बोला, आप बताइए। अच्छा अच्छा, कोई आ, बात नहीं, अपन ले लेंगे। ठीक है जो ठीक है, मैं समझ गया। था। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई बात पूछ रहे हैं, मैं एक मिनट वो बना दूं। सभी लोग 3 कुंडलियां बना लेंगे। पहले बनाएंगे राशि चार्ट। हाँ जगदीश जी, बताइए, आपने कन्या लगन कहा है। हाँ, हाँ, पहले 7th हाउस में। सेकंड शनि और केतु है। तो ये आप 2nd हाउस को कह रहे हो, या जहाँ पे मीन राशि लिखी हुई है उसको कह रहे हो मीन आप? राशि, मीन राशि। मीन हाँ, राशि को। सैटर्न और केतु। केतु। हम्म। यानी कि आपका कन्या में तो राहु बैठा है। फोर्थ हाउस में गुरु है। धनु राशि में। ठीक है। फिर नाइन्थ हाउस में मंगल, शुक्र और बुध है। मार्स, वीनस और मरकरी। और ठीक है। टेंथ हाउस में मिथुन में सूर्य है। 10th हाउस में। मिथुन का सूर्य है। ठीक है। और 12वें स्थान में सिंह का चंद्रमा है। ठीक है।
D9 का। अब ये इसको लिख दीजिए D9 D1 चार्ट और D9 चार्ट। हम्म, काफी अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। कौन सा ठीक। लगन है D9? D9 में मकर लगना है। मकर लगन। हम्म। हाँ, बताना शुरू कीजिए। फोर्थ हाउस में मंगल है, मेष का। मंगल है। फिफ्थ हाउस में वृषभ का चंद्र और बुध है। फर्स्ट में नो, फिफ्थ, पांचवें स्थान में चंद्र और बुध। और सिक्स हाउस में छठे स्थान में मिथुन का राहु है। सेवंथ हाउस में कर्क का शुक्र है। टेंथ हाउस में शनि और गुरु है, तुला का। और इलेवेंथ हाउस में सूर्य है। और ट्वेल्थ हाउस में केतु है। हाँ ठीक है। अब ये राशि तुल्य नवमांश चार्ट क्या होता है, आप सभी के लिए बता दूं। जगदीश जी ने जो बताया है वो मैं बता दूं आपको। ये D1 चार्ट है कन्या लगन का। लगन में ही राहु है। फोर्थ हाउस में जुपिटर है। सेवंथ हाउस में सैटर्न और केतु है। और नाइन्थ हाउस में मंगल, शुक्र और बुध है। टेंथ हाउस में सूरज है। ट्वेल्थ हाउस में मून है। अब नवमांश कुंडली को देखिए। मकर लगन का नवमांशा है। मकर लगन का नवमांश है। उसमें फोर्थ हाउस में मंगल है। फिफ्थ हाउस में बुध और चंद्रमा है। छठे में राहु है। सातवें में शुक्र है। और 10वें में शनि और गुरु है। 11वें में सूरज है। और 12वें में केतु है। अब आपने क्या करना है, जो ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है उसको D1 चार्ट में देखना है। जैसे हम पहला सबसे पहले नवमांश में शुरू करते हैं, मंगल से शुरू करते हैं। मंगल मेष राशि में बैठा है। अब इस मेष राशि के मंगल को आप D1 में देखो, तो D1 में मेष राशि कहां पर फॉलो करती है। इसको राशि तुल्य नवमांश कैसे बनेगा, इसको आप समझ पा रहे हैं। मैंने नवमांश में से मेष राशि के मंगल को उठाया और D1 में देखा कि मेष राशि कहाँ है। तो मेष राशि है 8वें भाव में। जहां पर है वहीं पर मंगल को रख दिया। अब हम लेंगे नवमांश कुंडली में चंद्रमा को और बुध को। ये कौन सी राशि में है, वृष राशि में। और वृष राशि D1 चार्ट में कहां पर है, नाइन्थ हाउस में। तो आपके राशि तुल्य नवमांश के अनुसार चंद्र और बुध, ये दो ग्रह आपके नाइन्थ हाउस में आ जाएंगे। अब राहु को देखें। नवमांश में राहु मिथुन राशि में है। अब देखें D1 चार्ट में मिथुन राशि कहाँ है, 10th हाउस में। तो राहु को हमने 10th में रख दिया। राहु 10वें में आ गए। फिर आइए नवमांश में। शुक्र कहां पर है, कर्क राशि में। अब
इस कर्क राशि के शुक्र को कहाँ रखना है? D1 में देखिए कर्क राशि कहाँ है? 11वें भाव में, ऐसे। और यहाँ पर हम इसको रख देंगे वीनस को यहाँ पर 11वें भाव। फिर आइए नवमांश में, शनि और गुरु को देखिए। शनि और गुरु यहाँ पर तुला राशि में है। तो आपने देखना है कि तुला राशि D1 चार्ट में कहाँ है? वो सेकंड हाउस बन रहा है। तो शनि को और जुपिटर को सेकंड हाउस में रख देंगे। अब देखना है D9 का सन। सूरज वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि देखिए कन्या लगन में कहाँ है? तीसरे भाव में। तो सूरज को दूसरे तीसरे भाव में स्थापित कर दिया। केतु नवमांश कुंडली में 12वें भाव में है, धनु राशि में। अब D1 में देखना है, ये जो धनु राशि है कहाँ फॉल कर रही है? ये कुंडली के चौथे भाव में फॉल कर रही है। 2 3 4 5 6 7 8, यस, पूरे हो गए। तो ये जो थर्ड नंबर की जो कुंडली बनकर के आई है, ये इस कुंडली को कहा गया है राशि तुल्य नवमांश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। पहली बात तो, जो ग्रह जिस भाव में आए हैं, जब भी उन ग्रहों की दशा चलेगी, वो उन भावों पर अपना इफेक्ट जरूर दिखाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि कन्या लगन में मंगल ग्रह बहुत ही पापक होता है, महापापक भी कह सकते हो आप इसे। ये कुंडली का 8वां भाव और तीसरे भाव का स्वामी है। बैठा कहां पर है? नवम भाव में बैठा है। तो हम अक्सर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम उठाते हैं सीधा और कहते हैं कि भाई ये 8वें भाव का रिजल्ट देगा, तीसरे भाव का रिजल्ट देगा, ऐसे ही देखते हैं। और उसको नवमांश में देखेंगे तो क्या देखते हैं कि भाई ये तो अपनी राशि में बैठ गया है मंगल, यहाँ पर तो ताकतवर हो गया है, शक्तिशाली हो गया। तो आप में से कोई बताएगा कि ये शक्तिशाली होना ठीक है कि गड़बड़ है? कन्या लगन में मंगल का शक्तिशाली होना अच्छा है कि बुरा है? गड़बड़ है सर। बुरा। बुरा है। वेरी गुड। क्योंकि अगर ग्रह गड़बड़ हो गया है, यानी कि उसका रोल अच्छा नहीं है। गड़बड़ होने का मतलब क्या है? उसका रोल अच्छा नहीं मिला उस प्लेनेट को, और वो शक्तिशाली हो जाएगा तो उतनी ही शक्ति से प्रहार करेगा। अब ये प्रहार कहां पर विशेष रूप से करेगा? ये 8वें भाव में सबसे ज्यादा प्रहार करेगा। अष्टम से संबंधित रोग देने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में पाइल्स की समस्या विशेष करके दुखदाई हो सकती है। और भी कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं, पेट की तकलीफें, पाइल्स की समस्याएं, ये वो समस्याएं होती हैं जिनको सोल्व करना मुश्किल होता है। ध्यान रखिएगा, अष्टम भाव में जो भी ग्रह आ जाए, अब ये देखो टेक्निक समझ लो, जो भी राशि तुल्य नवमांश कुंडली बनेगी, आपकी जो भी राशि तुल्य नवमांश कुंडली बनेगी, उनमें उन ग्रहों को देखो जो छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में आ गए। जो 6 8 12 में आ गए हैं, वो अपनी दशा में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। इनकी कुंडली में अच्छी बात यह है कि केवल एक ग्रह मंगल ही है जो छठे भाव में आ रहा है।
इसका मतलब मंगल की महादशा और मंगल की अंतर्दशा जब इनकी चलेगी, जब जब, तो उन्हें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल चोट फेट का कारक भी है, पेट की समस्याओं का कारक भी है, लड़ाई झगड़े का कारक भी है, मुकदमेबाजी का कारक भी है, जलने का भी कारक भी है, तो वाद विवाद का कारक भी है, रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस का कारक भी है। बहुत सारी चीजें मंगल देने की क्षमता रखता है। यानी ये मैंने जितनी बातें बताई हैं, ये मंगल की महादशा या अंतरदशा में इनमें से कोई भी चीजें घटित हो सकती हैं। ये तो था छठे का। तो ये टेक्निक आपने पकड़ ली, बेशक हमें इस कुंडली में नहीं मिली, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें पकड़ेंगे हम, कि जो भी ग्रह राशि तुल्य नवमांश में जो छठे में आएगा, आठवें में आएगा और 12वें में आएगा, वो प्रॉब्लम देगा। छठे में जो आएगा वो प्रॉब्लम तो देगा, पर वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आठवें में जो आएगा उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। 12वें वाला हमें कुछ ना कुछ लॉस देके ही जाएगा। जो भी ग्रह 12वें में होगा वो कुछ ना कुछ लॉस देगा ही देगा। ये चीज समझ लीजिए, चाहे वो कितना भी अच्छा ग्रह हमारा क्यों ना हो। तो एक तरह से अगर हम राशि तुल्य नवमांश को देखें तो इनके ग्रह स्थिति, जैसे चंद्र बुध का संबंध, चंद्रमा का संबंध भाग्य भाव से हो गया, नवम भाव से हो गया, ये अच्छी स्थिति है। और अगर हमें धन की स्थिति को देखना है, धन का स्वामी यहाँ पर शुक्र है। D9 चार्ट के अंदर शुक्र सप्तम भाव में, इसको ऐसा देखिए कि केंद्र भाव में है। ये भी बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि शुक्र जो है वो केंद्र में आ गया। बेशक वो D1 चार्ट में कहां पर था, वो नवम भाव में था। किसके साथ था, मंगल और बुध के साथ था। D9 चार्ट में भी उसने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना करके रखा। ये मैं एक सिंगल बात बता रहा हूं। और राशि तुल्य नमाज, जगदीश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? म्यूट पर हैं आप। हाँ, ये जो अभी आपने बोला कि ये मंगल उसका असर दिखाएगा कभी दशा अंतर दशा में, हम्म। तो अभी जो ये सिंह राशि उसका चंद्रमा सिंह राशि का है, लियो का है। तो 28 ईयर्स के बाद में उसका असर उसको योग कारक गिन के अच्छा फल देगा या अभी उसका दिक्कत देगा? उस पे हम अभी बाद में चलेंगे जगदीश ओके। जी, क्योंकि हम अभी फाइनल मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। ठीक। क्योंकि ये पर्सनल कुंडली है, तो मैं इसमें बस सूत्र ही समझाऊंगा, मोटे ओके, मोटे थैंक सिर्फ इशारे ही करूंगा मैं। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है पर्सनल कुंडली आने पर हम बोल ही नहीं पाते, हम यू। बहुत सारी बातें बोल देते हैं उसके अंदर, हम्म। ताकि किसी के सामने कोई एक बात क्लियर ही ना हो, सिर्फ सूत्र सूत्र क्लियर हो जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ग्रह अगर छठे, आठवें, 12वें में राशि तुल्य नवांश में आएगा, उस ग्रह से सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो ग्रह हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। फिर आगे रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो हार्मफुल कितना होगा, कितना नहीं होगा, किस मैटर में होगा। फिर तो नमांशा में और भी स्टडी चलेगी। ओके, थैंक यू गुरु जी। हाँ। Guruji, if Venus is good in 12th house, no? Venus is good in वीनस 12th इज house. गुड इन 12th हाउस, बट अगर राशि तुल्य नवांश में वीनस भी आएगा तो भी हाँ वो कुछ ना कुछ लूज करेगा। हाँ, इन राशि तुल्य नवंश में अगर, it is good. हाँ, अगर वो D9 चार्ट के 12वें भाव में आएगा तो अच्छा है। हाँ, जैसे मासिक D9 बात है। चार्ट में हाँ। 6th हाउस में मार्स इज वेरी गुड, हम्म 8th में सैटर्न गुड, हम्म और 12th में वीनस गुड। ये नवांश कुंडली में। पर राशि तुल्य नवांश में वीनस अगर 12वें में जाएगा तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं,
क्योंकि वीनस का संबंध, ये ध्यान रखिएगा, जब भी राशि तुल्य नवमांश बना रहे हैं, अगर वीनस गलती से भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में आ गया राशि तुल्य नवमांश में, चाहे वो मैरिज की प्रॉब्लम दिखाए, या कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर दिखाए, या अनहैप्पीनेस दिखाए कुछ, या शुक्र से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दिखाए, कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगा। और अगर उसको मैरिज से रिलेटेड चीजें समझनी है तो कोशिश करे कि वो कोशिश खैर क्या कर सकता है, जो आएगा सो आएगा। छठे, आठवें, 12वें में अगर आ गया फंस जाता है मैटर। तो ऐसे उसको देखा जाता है, ये देखने का एक तरीका है। तो मैं शुक्र को समझा रहा था इस चार्ट में, राशि तुल्य नवमांश में, कि राशि तुल्य नवमांश में भी वीनस 11वें भाव में चला गया। तो इससे पता चलता है इस जातक की जो कुंडली बता रही है कि शुक्र का उन्हें सुख अच्छी तरह से प्राप्त होगा। वो धन भाव का स्वामी है, वो भाग्य भाव का स्वामी है, तो धन का और भाग्य का भरपूर लाभ ऐसे जातक को प्राप्त होता है। और शुक्र से रिलेटेड चीजें, जो लग्जरी है और चीजें हैं, ये सभी चीजें उन्हें प्राप्त आसानी से हो जाती है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, फिर हम कोई दूसरा चार्ट लेंगे ताकि एक और आज का पर्सन की उनके मंगल का दशा आया है, और वो आया है क्या उनका लाइफ में? बिलाशा जी, अभी हम क्या कह रहे हैं ना, अभी हम उस स्कूटनी में नहीं घुसेंगे कि फिर वो प्रेडिक्टिव हो जाएगा। गुरुजी नहीं आया है। अभी बहुत सारे सूत्र लगाने हैं, देखो, है ना। अभी हम ये भी नहीं, हम स्टूडेंट का नाम भी नहीं ठीक है लेते। सर। इसमें सूर्य का महादशा पूरा हो गया। हाँ, नहीं, अंतरदशा महादशा दोनों के इम्पैक्ट अलग अलग होते हैं। तो अभी इसलिए अभी हम उसको हाँ मंजीत जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। तो राशि तुल्य नवमांश का सिर्फ और सिर्फ दशाओं के इम्पैक्ट को कर, इसका दशाओं में कहाँ पे क्या इफेक्ट देगा ये जानने के लिए है। जैसे हमने नवमांश में हमने देखा कि किस घर में आ गया तो उस घर में उसका इंपॉर्टेंस चेंज हो गया। नहीं, ये तो देखो, दशाओं में तो है दशाओं में तो मैं कह रहा हूं ये पूरा सीन बदल के रख देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की इसी चार्ट में अगर हम देखें, D1 में हमें लग रहा है कि ये राहु फर्स्ट हाउस में ही असर कर रहा है। आप देखें D1 में, आपको, हम सबको लग रहा है कि ये तो राहु पहले घर में ही असर कर रहा है। पर जी फिर जैसे ही हम D9 चार्ट जी में जाते हैं तो सीन चेंज बदलता है, वो छठे भाव में असर करता है। तो परंतु राशि तुल्य नवमांश सही एग्जैक्ट जी कंडीशन बता रहा है। वो क्या सिचुएशन बता रहा है? वो बता रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट हाउस में या सिक्स्थ हाउस में ही नहीं है भैया, इसका असली असर आपको देखने को मिलेगा दसम भाव पर। यह है एग्जैक्ट कि सबसे ज्यादा फोर्सफुली वो असर कहाँ दिखाएगा, वो 10th हाउस में। और मैंने आपको पिछले इरिस्पेक्टिव क्लास ऑफ वेदर में, उसकी इच्छा है या नहीं। हाँ, पिछली क्लास में मैंने एक बड़ा प्यारा सूत्र दिया था, जो भी ग्रह नवमांश कुंडली में 10th हाउस में आ जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो व्यक्ति को राहु का फायदा बहुत मिला है, राहु से लाभ बहुत उठाया है। राहु क्या देता है? जी राहु पॉलिटिक्स को समझने का दिमाग देता है, चालाकियां देता है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? वो सामने वाले के मन की बात को भांप जाता है, टैक्टफुली काम जी करने की जी स्किल देता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति दूसरों से बहुत टैक्टफुली काम करवा सकता है, और काम करवाने में वो डांट भी बहुत अच्छी तरह से मार सकता है, और वो प्यार से भी बड़ा अच्छा काम करवा सकता है। दोनों तरह का गुण उस व्यक्ति के अंदर उनके ऊपर आ गया। तो कंफ्यूजन जो क्या करेक्ट होता है, अक्सर D1 जब हम देखते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, अरे यार राहु तो पहले घर में बैठा है, तो ये तो दिमाग को ऊपर ही कुछ करेगा, गड़बड़ करेगा, या अगर दिमाग के लिए कुछ ठीक ठाक कर देगा। फिर हम ज्यादा ज्यादा सोचते हैं तो कहाँ सोचेंगे, हम कहेंगे चलो राहु की दृष्टि पकड़ लो जी,
राहु पंचम भाव पे देखेगा, सप्तम पे देखेगा और नवम को देखेगा। पर टेंथ तो कहीं पकड़ में ही नहीं आ रहा ना मंजीत जी, कहीं टेंथ पकड़ में जी नहीं आ रहा। फिर हम नवमांश करेक्ट। में गए, नवमांश में गए तो वहां पर भी छठे में मिला। छठे में मिला तो हमने कहा चलो यार यहाँ पर भी ये पोजीशन इसने लूज की नहीं है वैसे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मिथुन राशि में है। वहां भी वहां कन्या राशि में, मिथुन बुध की राशि में है। और मैं जी जैसे लाल किताब में अक्सर बताता हूँ, ये तो राहु को तो कंट्रोल करने की पावर तो बुध के पास होती है। तो ये करेक्ट। इसका मतलब ये बेटर वाला राहु है। राहु खराब है ही नहीं ये, राहु बढ़िया करेक्ट। है। पर जी जब जैसे ही राशि तुल्य नवमांश में आते हैं तो पता चलता है अरे बाप रे, ये तो 10th हाउस पे इम्पैक्ट दिखा रहा है, अपने कर्म स्थान पर इम्पैक्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर रिसर्च क्या कहेगी, अगर ये बुध बुध की वर्गोत्तम। राशि में ना होता तो मंजीत हाँ, जी ये फिर व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में बहुत उठापटक करता, बहुत बहुत चैलेंज क्रिएट करता। बहुत करेक्ट। चैलेंज क्रिएट करता, बहुत उठापटक करता। अब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव करेक्ट। का एक मतलब ये भी होता है कि विदेश से रिलेटेड काम भी करवा सकता है, फॉरेन राइट। के अंदर भी काम करवा सकता है, फॉरेन की कंपनीज का भी काम करवा सकता है, या कूटनीति से रिलेटेड काम करवा सकता है। बहुत सारे ऐसे काम है जो राहु के, जो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा करवा सकता है। अभी विदेश करेक्ट। में ही है। सर तो तो और बहुत सारी। बुध जी वर्गोत्तम ही है। क्या चीज? बुध वर्गोत्तम ही है। हाँ, नवम। बुध वर्गोत्तम है आपका। डेफिनेटली बुध बहुत अच्छा है। बुध अच्छा होने से जगदीश जी यहाँ पर राहु कंट्रोल में रहता है, मतलब राहु इज ए पॉजिटिव। अब लाल किताब की हम्म, जो है ना टेक्निक यहाँ बड़ी अच्छी काम करती है मंजीत जी, कि हमें याद हो तो पकड़, मतलब क्लैरिटी बहुत जी रहती है फिर, कि अब बुध व्यक्ति का करेक्ट। अगर करेक्ट। वर्गोत्तम हो गया, इसका मतलब ताकतवर हो गया। ताकतवर हो गया तो इसका मतलब राहु ने नेगेटिव नहीं करना है, राहु ने नेगेटिव नहीं करना। करेक्ट। सो देखो राहु, नॉर्मली राहु नॉर्मली भी राहु पॉजिटिव रहेगा। हाँ, सॉरी। और वैसे और भी लेकिन मंजीत जी दशा में ये और अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, वैसे ही अक्सर क्या माना जाता है राहु के बारे में, कि राहु अगर पहले भाव में है तो दिमाग को खराब करेगा। करेक्ट। और अक्सर अपनी दशाओं में व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहेगा, जी अनडिसाइसिव रहेगा, और बहुत परेशान होगा, मानसिक परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझेगा। पर चूंकि ये राहु वैसा राहु है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव राहु है, तो ये हमारे जी मस्तिष्क को उल्टा हेल्प करेगा, चीजों को समझने में हेल्प करेगा हमारे। तो ये नेगेटिव राहु नहीं है। नेगेटिव शार्प माइंडेड राहु, बना देगा। हाँ करेक्ट। यस, शार्प माइंडेड बना देता है व्यक्ति को। नेगेटिव राहु तो इंसान को साइकेट्रिस्ट तक पहुंचा देता है, उसको दवाइयों पे चलना पड़ता है, रात को नींद नहीं आती उसको, बिना दवाई खाए नींद नहीं आती है। जी तो वो सब राहु के जो दोष हैं वो यहाँ पर नहीं आते, राहु के दोष कम से कम हो। तो एक सीक्रेट इसके अंदर जो है और भी बड़ी जबरदस्त इसके अंदर है, कि जैसे हम कह रहे हैं कि केतु का असर तो सप्तम भाव पे है, पर राशि तुल्य नमांश कह रहा है नहीं भाई, चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में केतु का असर है। समझ में आ रहा है मंजीत जी, कि हमने देखा D1 में केतु का है, 7th हाउस में शनि और केतु है ना, जी उसका असर तो फोर्थ पे भी आ रहा है। करेक्ट। अगर हम फोर्थ को वहां पे एनालिसिस करें तो हम क्या पाएंगे, जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है, यानी चौथे भाव का स्वामी चौथे में बैठा है। तो हर ज्योतिषी क्या कहेगा, यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, कमाल का हो गया, फोर्थ का करेक्ट। लॉर्ड तो फोर्थ में आ गया। तो वो क्या कहेगा, मन की शांति, फोर्थ भाव से क्या देखते हैं, मानसिक शांति। वो जी कहेगा बहुत बढ़िया है, तो एक्सीलेंट, पीस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। पर जी जब राशि तुल्य नमांश लगाया तो पता चला वहां तो केतु आ गया, जो कि घर में मानसिक शांति को भंग कर सकता है, वो कुछ चैलेंज दे सकता है, होमली हैप्पीनेस को करेक्ट। डिस्टर्ब कर सकता है, वो कोई इवेंट ऐसा क्रिएट कर सकता है जिससे तनाव पैदा हो जाए, वो मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रह सकता। पॉइंट समझे? अब केतु ने फोर्थ में आकर के मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब किया। कहाँ को डिस्टर्ब करेगा, घुटनों के लेकर के, एसिडिटी को लेकर के, मेंटल स्ट्रेस को लेकर के, मदर को, वहां पर वो डेंट मार। तो वो चीज D1 से नहीं पकड़ में आ रही है, करेक्ट। वो D1 में पकड़ में नहीं आ रही है हमें।
हमें तो लग रहा है यार वो तो बहुत बेस्ट है, वो तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो राशि तुल्य नवमांश उन हाउस को पकड़ता है जब दशाओं में अक्सर क्या होता है, अरे यार तू पहले भाव की और पांचवें भाव की दशा है, या ये तो दूसरे, या तो पांचवें की और 10वें की दशा है, ये यार छठे का रिजल्ट कहाँ से आ गया, या ये दूसरे ये तीसरे का रिजल्ट कहाँ से आ गया, ये 8वें का रिजल्ट कहाँ से आ गया, और वो हमें पता ही नहीं लगता। फिर जब हम नवमांश से भी कनेक्ट करते हैं तो कई बार कम अभ्यास होने के कारण हम उस चीज में गलती खाने के चांस बढ़ जाते हैं। पॉइंट समझे? ये एग्जैक्ट हाउस बता देगा कि असर, अब जैसे शनि का और बृहस्पति का असर कहाँ जा रहा है, सेकंड हाउस में, तो हम कहेंगे भाई धन के ऊपर शनि का और बृहस्पति का प्रभाव है। व्यक्ति की आदतें धन जोड़ने वाली है, धन का संग्रह करने वाली। व्यक्ति व्यर्थ का पैसा नहीं खर्चा करता, व्यक्ति बिल्कुल नीड टू बेस का खर्चा करता है। अगर उसे लगता है ये वैल्यू फॉर मनी है तो वही खर्चा करेगा। तो ये हमें पता चल गया कि शनि और गुरु सेकंड हाउस पर भी असर कर रहे हैं। पर अगर हम शनि को देखें D1 में, तो हम पता नहीं लगा सकते कि वो सेकंड को, ना तो वो दृष्टि दे रहा है, ना ही वो लॉर्ड है, तो उसका धन भाव से कहीं संबंध नहीं बन रहा है। उसका दृष्टि से देखे तो 9th हाउस से बन रहा है तीसरी दृष्टि, फर्स्ट हाउस से बन रहा है, और 10th दृष्टि से 4th से बन रहा है, पर सेकंड से नहीं बन रहा है। तो क्या वो सेकंड हाउस में जाके क्या करेगा? शनि सेकंड हाउस में जाकर के धन वृद्धि करता है, आदमी को पैसा जोड़ने वाला बना देता है, और ऊपर से गुरु जैसा ग्रह मिल जाए उसको तो सोने पे सुहागा। ऐसा व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए एक एक पैसे का हिसाब रखता है और बड़ा स्टेबल और सिक्योर अपनी लाइफ को बनाने का भरसक प्रयास करके रखता है। तो जो आपका प्रश्न था ना कि ये राशि तुल्य नवमांश हमें केवल दशा के बारे में ही बताएगा या और क्या करेगा, ये हमें एग्जैक्ट हाउस की वो कंडीशन, वो चीज भी बता देता है जो मिसिंग है, जो पकड़ में तो आता है पर वो रिसर्चर्स को पकड़ में आ जाएगा, वो बेचारा जो नया आदमी होगा वो बच्चा खा जाएगा। वो दशा में भाव के स्वामी तक ही सीमित रहेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, हम तो यही कहते हैं नवम भाव की दशा है, छठे भाव की दशा है, 8वें भाव की दशा, हम उन भाव के स्वामियों की दशा तक ही सीमित रहते हैं। और ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या करते हैं, हम नवमांश में चले जाते हैं। नवमांश में जाके क्या पता करते हैं, भाई नवमांशा में वो कहाँ बैठा है, लगन को नवमांशा से हम कनेक्ट कर देते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते ना। पर जब दशा को अप्लाई करते हैं तो फिर उन भाव तक या जहां पर ग्रह बैठा है उसको शामिल कर देते हैं। कुछ ज्यादा विद्वान है तो नवमांशा में कहाँ बैठा है उसको थोड़ा कनेक्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, पर फिर भी वो एक्चुअल हाउस पर कई बार पहुंच जाता है और कई बार नहीं पहुंच जाता। तो ये एक एग्जैक्ट टेक्निक है जो समझना बहुत आसान है, जो इजी है, मुश्किल नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली का राशि तुल्य नवमांश बनाओ। गुरु जी आपने बहुत सही बताया कि फोर्थ हाउस का केतु अर्ली एज में मदर को एसिडिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन परदेश आने के बाद में अभी नहीं है ये जो। और सभी अपने ग्रुप के लिए जो मैं वो अभी 21 जून 1996 का बर्थ है और 12:19 PM है, अहमदाबाद का जन्म है। और और अभी सूर्य की महादशा 2028 में खत्म होगी। ये सब अभ्यास के लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये डॉक्टर है अभी बहुत यूके बढ़िया, में। बहुत बढ़िया। अब देखिए बात आई थी, जब राहु दशम की बात आई थी मंजीत जी, मैंने क्या कहा था कि व्यक्ति विदेश में विदेश में। या विदेश से रिलेटेड, कि करेक्ट। राहु 10th में चला गया, कर्म में राहु आ गया, जी। और मैंने कहा था राहु बहुत पॉजिटिव है इनका, करेक्ट। जो कि करेक्ट। दिमाग को उल्टा ताकत दे रहा है।
पॉजिटिवनेस दे रहा है। तो वो राहु ने कर्म के, वो कहा था सबसे ज्यादा फोकस कर्म पे आएगा, तो वो विदेश में या विदेश से रिलेटेड चीज में आ गया ना। तो वो, तो ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, सर इसका सर आप मंगल, उपयोग आप करेंगे। तो मंगल डॉक्टर है, तो मंगल तो अच्छा हो गया यहाँ पर, क्योंकि वो ऑपरेशन और सर्जरी करने के लिए भी अच्छा है। मंगल अगर 8th हाउस में आ गया, डॉक्टर है, तो अच्छा असर देना चाहिए, फिर तो खराब नहीं होगा। मतलब उनका हेल्थ को छोड़ नहीं नहीं, के अभी उनका अभिलाषा प्रोफेशन के लिए। जी वो मुद्दा नहीं है। हमें सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये नहीं है कि मंगल अच्छा है कि बुरा है। मैं वो बात समझा रहा था कि जब मंगल अष्टम में है, तो जो वो अपनी दशा में होगा, तो वो अपना फोर्सफुली अष्टम भाव पर अपना इम्पैक्ट शो करेगा, जो कि इट मे बी हेल्थ हैजर्ड्स, जो कि पाइल्स की प्रॉब्लम। अष्टम भाव में मंगल जब भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो पेट को डिस्टर्ब करता है। कैसा डिस्टरबेंस होगा? लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशंस। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन का वो व्यक्ति शिकार रहता है, और लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशंस की होने की वजह से ही पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो यंग है, और बाद में अगर उसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, तो जब भी मंगल का दशा होगा, तो उस समय पाइल्स का प्रॉब्लम कहना कर घट सर गुरु जब जी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे तो 9th से वो 8th में जा रहा है, तो क्या 9th का कुछ असर आएगा उस पे? प्रिडिक्शन नहीं सर बता मतलब रहा कि प्रिडिक्शन जो करते अभी तो, समय। नहीं नहीं अभिलाषा जी, मैं जो सूत्रों की तहत टुकड़ों में मैं अच्छा, ओके हमेशा करना सिखाता हूँ। ओके सर, और ओके। फिर जब मैं देखता हूँ 3-4 सूत्र आ गए, फिर इकट्ठी कुंडली लगाऊंगा एक। फिर ठीक है मैं सर, आप ही लोगों से पूछूंगा अब बताओ। ठीक इसीलिए है आप ही सर, लोगों की मैं कुंडली लगवाता हूँ। मैं अक्सर अपनी कुंडलियां बहुत कम लाता हूँ, ताकि गुरु जी आप लोगों को ही कॉन्फिडेंस पैदा हो कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। गुरु ठीक है। जी हाँ जी। आपने केतु के लिए जो बताया था, उसका केतु भी इतना अच्छा है। वो मैथमेटिक्स में, जीसीएसई में, सभी साइंस सब्जेक्ट में 100 में से 100 था उसका। हाँ, मैथमेटिक्स में अच्छा होगा। हम्म। आपने जो सटीक बताया था, बराबर बताया। जी 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 जी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब अभी आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, गुंजन जी कुछ कह रहे हैं आप? सर हाँ, सॉरी, प्रणाम सर। एक दो क्वेश्चन है सर। एक पहले तो ये कि ये जो आप बता रहे हैं राशि, जो बैठे हैं, ग्रह बैठे हैं उस 6, 8, 12 में, वो अपनी दशा में इफेक्ट देंगे। तो किसी किसी की हाँ दशा तो 18 साल की होती है लंबी, तो 18 साल तक देंगे या अंतर दशा हाँ, देंगे? नहीं 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 नहीं, अंतरदशा में भी पॉसिबिलिटीज बनती है। पर मैं अभी महादशा अंतरदशा में नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि महादशा और अंतरदशा के सूत्र अलग है थोड़े। पर हाँ, दशाओं में मानो, किसी के अंतरदशा में भी इफेक्ट आ सकता है, किसी को महादशा में भी आएगा, पर अच्छा, इफेक्ट अंतर। आएगा। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये राशि तुल्य नवांश हमें हमेशा D9 के साथ बना के देखना है, या हमें टाइम पक्का नहीं है तो बनाना है, हमेशा ही बनाना है? नहीं नहीं नहीं, बना करके देखिएगा। जब भी आपको प्रेडिक्शन करना हो, उसके लिए जरूर तैयारी करनी चाहिए, और ये समझना हो एग्जैक्टली ये ग्रह किस हाउस में जाकर अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल में शुक्र का एग्जाम्पल लिया था, कि भाई इन सज्जन के जीवन में शुक्र का अच्छा असर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने पाया कि वो तो राशि तुल्य नवमांश में 11वें भाव में चला गया, लाभ में चला गया, हम्म। जो दिखाता है कि भाई इनको तो लाभ बहुत मिलेगा शुक्र का। अब शुक्र क्या है? शुक्र पत्नी है, लग्जरी है, गाड़ी है, कंफर्ट्स है, आ, अपने नीचे काम करने वाले नौकर चाकर हैं, जो उनके होते हैं। तो ये सब अपने हमारे कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो वीनस का पूरा सुख है। अगर यही शुक्र छठे में आ जाता, तो मामला गड़बड़ हो जाता। राशि तुल्य सर सिर्फ नवांश। ग्रहों ग्रहों को यही पॉइंट आउट करते हैं और कोई नहीं करता, सही? यस, ये राशि तुल्य नवांश ग्रहों को बहुत सटीक तरीके से बताती है, इसका ग्रह का इम्पैक्ट किस हाउस पर सबसे ज्यादा आ रहा है। और फिर हमें अगर पता ही है कि ग्रह इस हाउस में क्या इम्पैक्ट शो करेगा। जैसे हमने बात की थी कि केतु देख बहुत अच्छा हाँ। है, बट वो 4th में जाने से मदर की हेल्थ को डेंट मारता है। तो बहुत ही पिकुलर पॉइंट आ गया कि वो मदर की हेल्थ को डेंट। और समझाया क्या था कि हर कोई कहेगा कि 9th हाउस का लॉर्ड तो 9th में बैठा है,
ये तो बहुत ही बढ़िया है, और मून तो एग्जॉल्टेड है। देखिए ना भाई, माँ क्या है, 4th हाउस का लॉर्ड माँ है, और चंद्रमा सिग्निफिकेटर है, दोनों बेस्ट बैठे हैं। तो कोई कहेगा कि माँ की है तबीयत में कोई गड़बड़, कोई नहीं कहेगा, तो पकड़ में नहीं आएगा। ये मिसिंग लिंक को लिंक अप करने की टेक्निक है, पॉइंट समझे। जैसे हमने कहा भाई केतु 4th में आ गया, हमने कहा भाई ये तो थोड़ा सा मदर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये घर में मानसिक शांति के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो चीज हमने पॉइंट आउट की कि ये क्योंकि केतु 4th में आ गया है। तो ये ऐसे टेक्निक है। सभी के लिए बता दूं, हमारे गुंजन जी भी डॉक्टर हैं, और गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल में हैं, और बहुत ही अच्छे स्वभाव किए हैं। इनसे वैसे तो सेवा लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, भगवान ना करे, पर फिर भी चलो, हमारे बीच में एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। गुरुजी मंगल बत का ऐसा उपाय भी किया है उसके लिए, जो आपने आपका वीडियो देख के, हाँ हाँ। जो मंगल आपने बोला ना कि अभी इसके लिए नहीं अच्छा है, हम्म। तो मंगल बत का उपाय भी किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, शोभा गुप्ता जी कुछ कह रहे थे आप? प्रताप जी कहाँ हैं? जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। जी प्रताप जी सर। तैयार रहिएगा, वो कुंडली के साथ एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। ठीक सर। हाँ, शोभा जी कुछ कह रहे हैं आप? जैसे आपने कहा कि कोई भी ग्रह अगर 6th 8th या 12th में आ जाए राशि तुल्य नवमांश में, तो वो जी। उससे प्रॉब्लम देता है। तो अगर राशि तुल्य नवमांश में 6th हाउस में राहु है और 12th में केतु है जी। और शुक्र 8th हाउस में है, तो फिर हाँ, देखो पहली बात तो शोभा जी, अगर शुक्र अष्टम में चला गया, मैंने अभी बताया भी था, एक तो ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज को दिखाएगा जी कि दोनों में इमोशनल, पति पत्नी में इमोशनल संबंध अच्छे नहीं है। क्योंकि वीनस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ ग्रह है, हमारी इनर फीलिंग को दिखाता है कि पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, जो होनी चाहिए वो नहीं है। फिर प्रश्न उठता है, क्या ये रिलेशन ठीक हो सकता है? तो अभी हमने सूत्र बताया, जो ग्रह अष्टम भाव में चला जाएगा वो अनसोलेबल है, कोई नहीं सोल्व कर सकता उसको। जैसे आपने सुना होगा ना, हमारी भी बड़ी कंप्लेंट होती रहती है कि उपाय काम नहीं किया। अब हम समझ तो जाते उपाय काम करेगा नहीं, पर भाई क्या करे, अगले को बताना पड़ रहा है। अब जो ग्रह, अब किसी का भी शुक्र अष्टम में ऐसे फंस गया ना, उसको चाहे हीरा पहना दो, चाहे गौ सेवा करवा दो, कुछ करवा दो, कम से कम उसे रिलीफ 3 से 4 साल के बाद मिलेगा। अगर वो व्यक्ति कहता है हाँ यस आई मैं एग्री हूं, विदाउट ए सीइंग एनी रिजल्ट, मुझे कोई रिजल्ट नहीं देखना 3-4 साल तक, वो अगर उपाय करेगा तो रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज छोटे मोटे कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैंने इतना कह दिया, 4-5 लाख लगाने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। हाँ, शोभा जी कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट पे हैं, मैंने म्यूट कर दिया था, पीछे से आवाज आ रही थी आपकी। बिफोर मैरिज अगर ये उपाय किया जाए तो नहीं, बिफोर मैरिज करें चाहे 3 से 4 साल लगेंगे शोभा जी, हाँ, तो 3 से 4 साल लगेंगे। जी मैंने कहा ना, विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट, फिर भी वो करता रहे, 3-4 साल तक एक्सपेक्टेशन ना रखे, तो इम्प्रूव होने की संभावना बनती है, अदरवाइज नहीं। पर अगर कभी कभी तो जोशी का भी तो बेड लक चल रहा होता है ना, उसकी भी दशाएं खराब चल रही है, उसके बाद सारे ही ऐसे मिलके आएंगे जिसका उपाय हो ही नहीं सकता। ऐसे ही केस आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं आचार्य जी बड़ा एक्सपेक्टेशन से आए थे, हमारा फलाना तो फायदा हुआ ही नहीं, फलाना उपाय काम किया ही नहीं। अब भाई क्या बताएं, तुम असली बात बता देंगे तो तुम्हें लगेगा यार ये पता नहीं क्या बात है। पर चलो, स्टूडेंट्स को हमेशा असली बात बतानी चाहिए, नकली नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो भी आगे जाके ज्योतिषी बनेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या चैलेंज क्या होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि हर प्रॉब्लम को
केवल छोटे मोटे उपायों से सुधारा जा सकता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम को छोटे मोटे उपायों से सुधारा जा सकता है, ये लाइन ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम में इट विल टेक टाइम, और नॉलेज भी चाहिए, राइट डायरेक्शन भी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति का डेडिकेशन भी चाहिए, अदरवाइज मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता। हाँ, फिर भी इस टेक्निक पर जरूर काम करें आप लोग। 6-8-12 वाली टेक्निक बहुत अच्छी है, और 6-8-12 से फिर आगे चल करके आप देखें आपका ग्रह, जिसको आप समझ रहे थे कि D1 चार्ट में ये किस भाव में है, वो सीन बदल भी सकता है। हाँ प्रताप जी, एक कुंडली लगाएंगे, आप के पास है, आपने, आप सभी लोग ध्यान से देखें, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, और वृश्चिक लगन में लगन पर ही शुक्र है। सेकंड हाउस जो है इसमें बुध है। थर्ड हाउस में सूरज और मंगल है मकर राशि में। आप लिखते जाओ, बना बना के कुंडलियां देखो। फोर्थ हाउस में केतु है। नाइन्थ हाउस में जुपिटर है, और 10th हाउस में सैटर्न और राहु है। 11th हाउस में मून है। ये D1 चार्ट का ब्यौरा है। अब D9 को लिखो आप। ये कुंभ लगन का है, नवमांश कुंडली कुंभ लगन से तैयार हो रही है, और लगन में ही सूरज और मंगल बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में नवमांश में केतु है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है। अष्टम भाव में शनि है। नवम भाव में बुध और बृहस्पति है। दसम में राहु है। 11वें में शुक्र है। अब इसकी आप लोग राशि तुल्य नवमांशा बनाएंगे। तो राशि तुल्य नवमांशा किसी एक ग्रह को पकड़ के वहीं से शुरू कर दो, चाहे आप भाव से पकड़ के कर दो, या आप कहो नहीं जी हम तो सूर्य से स्टार्ट करेंगे, सूर्य से कर दो। चलो हम सूर्य से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम सूरज गुरुजी बताइए तीसरे माता जी। D1 में तीसरे घर के ग्रह एक बार फिर से बोल सूरज दीजिए। और मंगल। जी। अब देखिए, सूरज को ले लो, तो नवमांश में सूरज कुंभ राशि में है। जी। अब D1 में जाकर के कुंभ राशि में जाएं, तो ये फोर्थ हाउस में प्रताप जी बना रहे हैं, देखिए बड़े ध्यान से। सूरज जो है कुंभ राशि में है, और मंगल भी कुंभ राशि में। तो हम ये कहेंगे सूरज और मंगल का इम्पैक्ट फोर्थ हाउस पे देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं कुंडली के चौथे भाव में, तो केतु वृष राशि में केतु है। तो केतु वृष राशि में होने के कारण जब हम इसको D1 चार्ट में लेके आएंगे, तो वृष राशि सप्तम भाव में आती है। तो 7th हाउस में केतु आ गया। अब चंद्रमा को देखें, तो नवमांश में चंद्रमा मिथुन राशि का था। तो मिथुन राशि का है अष्टम भाव में। अब हम जाकर के शनि को देखें, जो कन्या राशि में है नवमांश में, तो 11वें भाव में हो जाएगा। अच्छे, बुध और गुरु जो कि तुला राशि में है, तो बुध और गुरु। राहु वृश्चिक राशि में है, तो लगन में आ जाएगा राहु। अब देखिए, पूरी कुंडली बहुत हद तक चेंज हो गई, और अब कई चीजें इसमें चेंज हो गई, बड़ी जबरदस्त तरीके से चेंज हो गई। अगर हम इस कुंडली को ध्यान पूर्वक देखें,
तो क्या पाते हैं कि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल तीसरे भाव में उच्च का है, बहुत स्ट्रांग हो गया, मंगल बहुत स्ट्रांग हो गया। पर वास्तविक रूप से मंगल कहाँ गया? फोर्थ हाउस में चला गया। मंगल का असर चौथे में आ गया। अगर इस कुंडली में अगर हम एक चीज बड़ी और कमाल की देखें, राहु बड़ा कमाल का है, वो दशम में बैठा है और किसी भी तरीके से लगन को नहीं देखता है, ना ही लगन के ऊपर वो असर पैदा करता है। पर ये दिखा रहा है कि लगन पर राहु का असर है। इसी प्रकार से शुक्र सेकंड हाउस में आ गया। ये बड़ा कमाल की बात है, क्योंकि कुंडली में शुक्र तो लगन पर था, पर ये दिखाता है शुक्र का असर सेकंड हाउस में है। अब यहां हम पुराने सूत्रों पे आते हैं, जो भी अभी हमने डिस्कस करे। हमने कहा छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इसको बड़ा ध्यान पूर्वक देखना है, खास करके जो ग्रह छठे, आठवें, 12वें में आ जाए। तो एक तो कौन फंसा? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा मानसिक कष्ट के लिए जाना जाता है, और चंद्रमा जब भी अष्टम में फंस जाए तो ये तो और भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो चंद्रमा की जो दशा होगी वो मानसिक कष्ट के रूप में देखी जाएगी। तो अब यहाँ पर कुछ ज्यादा अंतर पड़ा नहीं, क्योंकि कोई समझदार आदमी होगा तो क्या कहेगा, जब मंगल, क्योंकि ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और वृश्चिक लगन में चंद्रमा एज ए बाधक ही होता है, तो हम कह सकते हैं यार बाधकेश की दशा है तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा टेंशन हो गई होगी। मान लो जातक कहे कि मुझे चंद्रमा की दशा चल रही है और मुझे टेंशन हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, अरे यार ये तो कोई बात नहीं, बाधक की दशा हो गई। पर टेंशन किस बात की हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो तो अष्टम में आ रहा है, और जो अष्टम में आ रहा है उसका समस्या का समाधान नहीं है, कि उसकी समस्या समाधान नहीं हो सकती। समाधान कैसे होगा? जैसा उसका मन चाहता है कि उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे चीजें हो जाएं, तो जब होंगी तो जब ही वो समाधान होगा, वरना नहीं होगा। अब मान लो मैं कहूं यार मेरा घर जो हो ये एक फार्म हाउस में होना चाहिए, और 10-12 नौकर होने चाहिए, और घर में 3-4 गाड़ी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं होगी तो फिर जिंदगी में जीने का क्या फायदा, मजा तो आ नहीं। अब इस समस्या का कौन समाधान करेगा? कोई नहीं, डॉक्टर तो नहीं कर सकता, पति नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकते, बीवी नहीं कर सकती, रिश्तेदार नहीं कर सकते। अभी तो हमारा मन का ख्वाब है, तो ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बताया ये मानसिक चीज सॉर्ट आउट क्यों नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा 8वें में चला गया। और कौन कौन 8वें में और चले गए? बुध और जुपिटर 12वें में चला गया। अब यहाँ पर जुपिटर का जाना 12वें में अच्छा नहीं है। बुध का चला गया कोई बात नहीं, वृश्चिक लगन था, वृश्चिक लगन में बुध 12वें में चला गया, चलो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट बृहस्पति का 12वें में जाना ठीक नहीं हुआ, और बृहस्पति बुध के साथ बैठा हुआ। यहाँ बृहस्पति खुद तो दुखी हो रहा है, ये बुध को भी परेशान करने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से राशि तुल्य नमांश को पढ़ा जाता है। तो जब भी इनकी दशाएं जो मुझे दिखाई दे रही हैं, 17 नवंबर 2023 तक शनि की महादशा थी, फिर 23 से शनि की महादशा शुरू है जी। अच्छा उल्टा है। हाँ, 17 नवंबर 2023 से शनि की महादशा शुरू। समझ गया समझ गया। और ये 42 तक है। 42 तक। हाँ, तो अगर शनि की महादशा को देखें हम, अगर हमें शनि का प्रेडिक्शन करना होगा तो हम कैसे समझेंगे शनि को, कि शनि कैसा रहेगा? तो अभी देखो शनि लाभ स्थान में चला गया जी। और अच्छा, वृश्चिक लगन में
अक्सर शनि को अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं भाई शनि की दशा है तो ये तो बड़ा स्ट्रगलफुल दशा हो गई, बड़ी गड़बड़ करेगी या कर सकती है। पर यहाँ पर शनि का असर कहाँ हो रहा है? 11वें भाव में। 11वें भाव का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमने ये देखना है ये किस भाव का स्वामी है। तो तीसरे का और चौथे भाव का स्वामी है शनि। और वैसे देखते हैं तो शनि कहाँ गया हुआ था हमारा? D1 चार्ट में शनि कहाँ था हमारा? दशम भाव है। दसम भाव के अंदर। बिल्कुल। अब कहाँ चला गया? 11वें भाव में। लाभ का हो गया। मेटेरियलिस्टिक चीजों के मामले में शनि बहुत लाभ देगा इस दशा में, जब से ये दशा लगी है। अगर ये जॉब करते होंगे तो सैलरी बढ़वा देगा, अगर ये व्यापार करते होंगे तो व्यापार में तरक्की उन्नति करवाएगा, मतलब पैसा बढ़ जाएगा। कोई जमीन जायदाद मकान लेने की कोशिश करे तो वो हो जाएगी, अगर वाहन लेने की कोशिश करे तो वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं से रुपए पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, चाहे वो कैसे भी हो। तो शनि इनको धन देने का कार्य करेगा। अब धन वैसा धन, पर वो धन कहाँ लगेगा? वो लगेगा चौथे भाव की चीजों पर। चौथे भाव से क्या आ रहा है? जमीन आ रही है, मकान आ रहा है, वाहन आ रहा है, सोफा सेट, लग्जरी है और है। शनि की दशा आते ही इनको एक मकान की प्राप्ति हुई है। हाँ, तो ये देखो मकान की प्राप्ति का योग बन गया जैसे ही इनका दशा लगी, तो उन्होंने वो करवा दिया। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड 11वें में जाना, अगर वहां से देखे तो थर्ड का भी लॉर्ड अपने से नवम चला गया। तो ये दिखाता है किस तरह से चीजों को बदलाव में लेकर के आता है। अगर ये चीज हमें ना समझ में आए तो हमारा ये प्रेडिक्शन करना बड़ा टफ हो जाता है कि ये अच्छा समय बीतेगा। उसके व्यक्ति के अनुसार वो कहेगा अब समय मेरा सुधर रहा है, अब मैं तरक्की करूं। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी से हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, होने लग सकता है यार ये शनि की दशा है, ये तो बड़ा संघर्ष कराएगी, बड़ा गड़बड़ कराएगी, ये तो काम में डिले कराएगी, देरी कराएगी, कुछ देगी। गुरुजी रेट्रोगेट भी है। नहीं, वो अलग बात है। रेट्रोग्रेड में ताकतवर है तो आते ही देगा। अब ये देखो इनका लगा है 17 नवंबर 2023 में लगा है, 17 नवंबर 2023 में आया, ताकतवर है तो आते ही रिजल्ट दे दिया। मतलब 5 महीना हुआ है। प्रताप जी कह रहे मात्र 5 महीने हुआ है और कोई अभी मकान का प्राप्ति हुआ है। तो इसका मतलब कितना जल्दी इफेक्ट दिखाया। अगर इसमें ताकत ही नहीं होता तो ये असर ही नहीं दिखाता। रेट्रोग्रेड होने का मतलब तो शक्तिशाली होना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं। चलिए प्रताप जी आप स्क्रीन हटा दीजिए, अब स्टूडेंट लोगों तक पहुंचते हैं जी। तो आपने 2 कुंडलियों के एग्जाम्पल देखे। देखो बहुत आसान है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। पहली बात तो इस चीज समझ लो, पर प्रैक्टिस मांगता है, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। कम से कम 10 कुंडलियों पे लगा के देख, उनकी दशाओं को साथ रख, अपनी ही कुंडली देखो कि किस महादशा में कौन सा क्या हुआ। और खास करके जो 6, 8, 12 को, क्योंकि उसमें इवेंट्स उल्टे सीधे होते हैं ना, तो पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। आदमी पैसा जब कमाता है तो वो शायद याद नहीं रहता उसको, है ना, पर जो गड़बड़ा जाता है ना कि मैं कब हॉस्पिटल में गया था, कब मेरे ऊपर मुकदमा लगा था, या मेरा झगड़ा हुआ था, वो सारे इवेंट याद रहते हैं इंसान को। नेगेटिव चीजें बहुत याद रहती है हर इंसान। पॉजिटिव जो है कई बार आदमी भूल भी जाता है, उसको याद दिलाना पड़ता है। तेरे को पता है तू उस समय क्या, तेरे को 10 लोगों ने फूल मालाएं पहनाई थी, बता हाँ, पर वो कहता थोड़ी है। सर तो ये जीवन में जो प्लेसमेंट है ग्रह का उसका भी असर देगा और राशि तुल्य आरटीएन में जो प्लेसमेंट है उसका भी असर देगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। गुरुजी हाँ, 1 मिनट, अंकुश जी का पकड़े, अंकुश जी का नंबर नहीं आया। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जैसे मतलब ये जो जुपिटर और केतु चला जाता है 8th हाउस में, तो ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स देगा या मतलब कोई भी प्रॉब्लम दे नहीं सकता नहीं है? नहीं अंकुश जी, मैंने एग्जैक्टली नहीं कहा। आपने ये देखना है, पहली बात तो जुपिटर और केतु जैसे ही अष्टम में गए ना, 8वां भाव होता है लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम्स।
लॉन्ग लॉन्ग चलने वाली प्रॉब्लम्स। अब ये गुरु संतान का कारक भी है, तो संतान से रिलेटेड कोई लंबे समय तक की चलने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु अगर केतु के साथ बैठा है तो ये फैटी लीवर भी पैदा कर सकता है, ये डाइजेशन का कोई इश्यूज भी हो सकता है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। अगर आपका कोई जॉब है तो ये प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। वो कुंडली देखने को पता चलता है कि भाई ये गुरु इस कुंडली में किस चीज को शो करता है, फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं कि अरे यार गुरु ने देना तो ये था, पर ये अष्टम में जाने से दे नहीं रहा। देखिए मैं होता क्या है, देखो एक ग्रह ने D1 चार्ट में कोई प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ये दूंगा, हम सबको लग रहा है यार ये तो देगा क्योंकि इसका प्रॉमिस है और देखने में ये भला मानुस लग रहा है तो दे देगा। जैसे कोई शरीफ आदमी आपको कहे मैं तुम्हें समय आने पर 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो आप कैसे एतबार करोगे कि वो 1 लाख आपको टाइम पर देगा? मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, आपने उससे कहा भाई 1 लाख रुपए दे दिए, उसने कहा भाई शादी से पहले 1 हफ्ते पहले ले जाना, अभी मत लेके जा, मैं दे दूंगा। आप कैसे यकीन करेंगे उसके ऊपर? आप पहले उसका करेक्टर चेक करेंगे। अगर आप पाते हैं तो हमेशा प्रॉमिस सही उतरता है तो आप कहेंगे ये दे देगा, पक्का आदमी है। और पता चला एट ए टाइम पे मना कर गया तो हो गई ना गड़बड़। तो ये गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा ये राशि तुल्य नवमांश फाइनल बता देगा। अगर जिसने प्रॉमिस बहुत अच्छा किया है, गलती से वो 6ठे में 8वें में 12वें में चला गया, इसका मतलब वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा और नेगेटिव चीजों में लेकर के जाएगा। अब वो नेगेटिव चीजें क्या हो सकती है, वो रिसर्च है अपनी, फिर कनेक्ट करो आप, सिग्निफिकेशंस को देखो। जैसे हमने एक छोटा सा करा था कि इसमें लास्ट कुंडली में ये चंद्रमा को अष्टम में दिया, तो हमने कहा भाई ऐसा व्यक्ति खामखाई मानसिक चिंताएं बहुत करता रहता है। अब अष्टम में है तो अष्टम से भय पैदा होता है कि व्यक्ति भय खाता है अपने भविष्य को लेकर के, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो फिर क्या करेंगे, और वो हो गया तो क्या करेंगे। छोटी छोटी चीजों में बड़ी जल्दी टेंशन ले लेता है, एंग्जाइटी जल्दी हो जाती है। और उल्टा है, क्या होगा, दूसरों को कहेगा टेंशन नहीं लेना, एंग्जाइटी में नहीं जाना, दूसरों को ऐसे लोग प्रवचन देंगे कि आपने टेंशन नहीं लेना, खुद सबसे ज्यादा टेंशन लेंगे। ये चंद्रमा के अष्टम भाव की फितरत है। 6 भाव में चंद्रमा। 6ठे की प्रॉब्लम क्या है मैं समझा, ममता जी, जैसे 6ठे में क्या होगा, मुकदमा हो जाएगा। अब मुकदमे का कभी तो अंत होगा जी, इसलिए उसे सोल्यूशन कहा, भाई कभी तो सोल्यूशन होगा। मान लीजिए 2 लोग लड़े और एक दूसरे का सर फोड़ दिया, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल बाद तो वो कहेंगे यार छोड़ो यार, सर फोड़ा था हमने 6 साल पहले, अब यार छोड़ो इस झंझट को, कौन बार बार चक्कर काटे। अब रोज रोज थोड़ी ना पुलिस और चोर सिपाही खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे ना। एक जी, समय पर आकर के आपने भी देखा होगा 10 साल 20 साल पुराने मुकदमे भी शांत हो जाते हैं। जो मुकदमा कोर्ट कचहरी में चला गया, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा। जी, 6ठे भाव में जो बीमारियां होती हैं वो भी सॉल्व होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा चांस है। बीमारी हो गई, मतलब ग्रह 6ठे भाव में गया, बीमार हो गया, बीमार कर दिया, आप सीधा अस्पताल ले जाओ, डॉक्टर के पास दिखाओ, घर में 3-4 दिन बाद वापस आ जाए, लो, हो गया ना सॉल्यूशन। जी, अष्टम भाव में वो बीमारी क्या देगा, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, जीते रहो और खाते रहो, मौज लेते रहो, बकवास करी तो तुरंत हॉस्पिटल। आप टच कर करके ही खाओगे कि ज्यादा कर दिया, गड़बड़ कर दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना।
तो वो अष्टम भाव ऐसी बीमारियां देता है। बहुत सारी बीमारियां, मुझे तो नाम याद इतने नहीं आते टाइम के ऊपर जो है। तो वो बीमारियां जिन्हें सिर्फ मैनेज किया जा सकता है और वे सारी की सारी मृत्यु कारक होती है। मतलब इसमें ज्यादा बदतमीजी करी तो डेथ हो जाए, तो आदमी डरता भी है। अब बीपी अगर शूट आउट होता जा रहा है तो उसमें कुछ भी हो सकता है भाई। शुगर बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, आदमी कंट्रोल ही नहीं कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। किडनी भी फेल हो सकती है फिर शुगर नहीं कंट्रोल में आ रही तो अष्टम भाव मृत्यु के भय को भी दिखाता है। इसलिए वो बीमारियां हैं जो लगने के बाद झटके से मृत्यु भी दे सकती, वो मृत्यु में कन्वर्ट होते हुए देर नहीं लगाती। ये है छठे का और आठवें का। जी हाँ वर्षाली जी। गुरुजी, D1 में मंगल अच्छा होता है, तो क्या राशि तुल्य में भी मंगल अच्छा होगा छठवें भाव में? ना, वो मंगल मंगल कोई ना कोई मुकदमा करवाएगा छठे में अगर आ गया तो। वो अच्छा। बिना लड़े मानने का नहीं। अब वो लड़ेगा किससे? अब वो जो सामने आ जाए उसी से लड़ सकता है। जी खास करके दशा में बचना चाहिए, लिटिगेशंस का सबसे ज्यादा असर आ सकता है। वो बिना जी लड़ाई करे या बिना किसी को हराए मानेगा नहीं। ये तो हो सकता है कि वो खुद पे मुकदमा ना कर दूसरे पे कर दे, दूसरे जी पे भी कर सकता है वो। हाँ वर्षाली जी। गुरुजी मतलब ये एग्जाम्पल के हिसाब से चंद्रमा D1 के थर्ड फोर्थ भाव का, D9 के 8th भाव का और राशि तुल्य नवांश के 11th भाव का, सबका मिलके कंबाइन रिजल्ट देगा या सिर्फ राशि तुल्य नवांश के नहीं 11th नहीं भाव नहीं का ही नहीं नहीं रिजल्ट नहीं, देगा? आपने ऐसा समझना है, वृश्चिक लग्न की कुंडली थी तो इसकी हम्म, जिम्मेवारी थी नवम भाव के रिजल्ट देने की और चंद्रमा के खुद के सिग्निफिकेंस को दिखाने की। यानी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो, हम्म, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के रिजल्ट देगा। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड क्या होता है? उसके पास क्या है देने के लिए? धर्म। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड इंसान को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, हम्म, तीर्थ यात्राएं करवाता है, धर्म कर्म करवाता है, प्रवचन करवाता है या प्रवचन सुनवाता है, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। हायर एजुकेशन में लेकर के जाता है, या तो वो एकेडमिक हायर एजुकेशन में जाएगा, नहीं तो वो किस में जाएगा? किसी आध्यात्मिक लर्निंग्स में जाएगा, ऊंचे लेवल वाली, जैसे डीप लेवल का मेडिटेशन अच्छा। या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उसमें मेडिटेटिव टेक्निक्स को सीखे। ये सब हायर लेवल की स्टडीज है ना, ये इनमें हम्म, लेके जाएगा। धर्म कर्म के अलावा और किस में ले जाएगा? नौकरी का करता तो प्रमोशंस में लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई ये इतने सारे वादे D1 ने कर दिए, नाइन्थ हाउस ने इतने सारे वादे कर दिए, और ये जी जिम्मेवारी किसकी है पूरा करने की? चंद्रमा की। हाँ। हम ये देख रहे हैं कि आज चंद्रमा पूरी करेगा। तो चंद्रमा जाके बैठ गया आठवें में, और आठवें में अच्छा। जाके वो कह रहा है भाई साहब मैं जितने भी बात देते ना उसमें से तो 10-20% छोड़ दो, बाकी की मैं नहीं सुन रहा। मैं नाइन्थ हाउस की बात ही नहीं कर रहा, मैं कोई धर्म कर्म प्रवचन की बात ही नहीं करता। जाओ, अच्छा। पॉइंट समझे? अब वो जी धर्म कर्म की फिलॉसफी की और ये सब जो नाइन्थ हाउस में जो जो चीजें आती, कहने का मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो भी आती हैं मेरे, उन्होंने फिल्टर कर दिया। मेरा मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपना ओके। रुपया पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, और कोई ज्यादा नहीं है। पॉइंट समझ मतलब रहे हो बात? उन सबको फिल्टर करके उसने सिर्फ एक ही फिल्टर चीज करके, को यस। पकड़ के फिर उसका ही रिजल्ट उसने देने की कोशिश हाँ, की है। आप देखो चंद्रमा नवमांश में कहाँ गया? नवमांश में वो पंचम में गया और राशि तुल्य नवमांश में अष्टम में गया। हाँ, पंचम में गया तो उसने कहा कि पंचम क्या होता है? मन कहाँ है? प्रेम में। प्रेम में। मन कहाँ है? प्रेम में। खुशी हम्म। किस चीज में मिलती है? प्रेम में, प्रेम। रिलेशनशिप में, हम्म। क्रिएटिविटी में, आर्ट में, सिनेमा में, फिल्म्स में, मूवीज में। ओके। मन कहाँ लगेगा? इन जगहों पर लगेगा। अच्छा। और राशि तुल्य नवमांश में वो अष्टम भाव में गया। कुल मिला के उसने नाइन्थ के रिजल्ट नहीं दिए ना। हाँ, नाइन्थ मुद्दा के क्या है? रिजल्ट।
नहीं दिया। मुद्दा अच्छा, क्या है, मुद्दा तो ये है ओके। कि जो ग्रह जिसके पास जिम्मेवारी दी गई कि 9th की आपको दी, लेकिन उसने नवम के एक्चुअल रिजल्ट में क्या देने किया? हैं, हाँ, तो नवम के रिजल्ट नहीं दे रहा है वो। अच्छा, पॉइंट तो समझे ना? इस तरीके से जो आपने अभी पहले एक सेंटेंस बोला था कि अष्टम भाव का शनि जो है वो हम्म, अच्छा हो गया, तो वो किस वो तरीके D9 में, से वो अच्छा D9 हो में, गया? वर्षाली जी, वो D9 D9 में अच्छा हो गया। अच्छा, ओके, D9 लेकिन वो में किस? मैंने बोला है, मंगल ओके, छठे में, शनि 8वें में और अच्छा, शुक्र 12वें में अच्छा माना जाता मतलब राशि तुल्य नवोश में या एग्जैक्ट है। नहीं, D9 में? D9 में मैंने, अच्छा, D9 में, ओके। हाँ, लेकिन वो क्या देता है, अच्छा है मतलब क्या देता है? वो तो कुंडली के अनुसार। अच्छे का मतलब जैसे मंगल नवमांश में छठे भाव में मंगल आ गया, तो इसका मतलब उसने अपनी पावर को पूरी तरह से लूज नहीं किया है। ओके, अब मतलब उसमें थोड़ा बल है, ताकत है उसमें लड़ने की, मंगल में। अच्छा, ओके। हाँ, और अगर मुझे उस दिन एक अगर बात मान अगर में आई मान थी। लीजिए नवमांश में सूरज जी। छठे में चला जाता, तो हम्म। कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है ऐसा आदमी। हाँ, जैसे उसके सामने कोई बड़ा आदमी आता है, वो आदमी कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। ओके। तो यहाँ पर मंगल छठे में आ गया, तो मंगल में ताकत है, इसका मतलब ये हो। और हाँ। एक एक लास्ट डाउट गुरुजी, हम्म कोई ग्रह भावोत्तम है, हम्म। वर्गोत्तम नहीं है, नीच राशि में चला गया, मतलब D1 में उच्च राशि में, D9 में नीच राशि में, लेकिन सेम भाव में है। देखिए, भावोत्तम का मतलब क्या है, जिसमें भाव उत्तम हो जाता है। जिस हाँ, भाव में ग्रह बैठा है, उस भाव को वो अच्छा बनाता है, यानी उस भाव से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, ये उस बात की संभावना को दिखाता है। अच्छा, वो खाली संभावना है, उसका एग्जैक्ट संभावना इफेक्ट है, हाँ, राशि नहीं तुल्य नहीं नहीं नवांश नहीं में नहीं समझना नहीं है। नहीं, इसीलिए तो वर्गोत्तम को ज्यादा बेटर मानते हैं। ओके, हाँ ओके। और इसीलिए राशि तुल्य नवांश में हम लोग और डिटेल में जाते हैं। हाँ, बहुत देखो, नवमांश में ना सारा टेक्निक का खेल है। ओके,